नीतिका बहुत ही स्वादिष्ट बादाम शेक बनाया करती थी। उसका बनाया हुआ बादाम शेक हर किसी को बहुत ज्यादा टेस्टी लगता था। अरे निकिता, तुमको पता है मेरे ऑफिस में लोगों को तुम्हारे हाथ का बादाम शेक बड़ा ही पसंद आया है। उस दिन तुमने लंच में बादाम शेक जो बनाकर भेजा था ना, वो तो मेरे नसीब में ही नहीं था। सारा का सारा मेरे दोस्त लोग ही पी गए और उनको ऐसा लगता है कि मैं मार्केट से खरीद कर लेकर आया था वो बादाम शेक। अरे तो क्या हुआ, जिसे जो समझना है ना समझने दो। अरे बात वह नहीं है, बात ये है कि उन लोगों को तुम्हारे हाथ का बादाम शेक पीना है, इसलिए शाम को मैंने सबको अपने घर पर बुलाया है तुम्हारे हाथ का बादाम शेक पीने के लिए। इसलिए तुम प्लीज बादाम शेक बनाकर रेडी रख देना। अच्छा तो ये बात है, चलो कोई बात नहीं, तुम अपने सारे दोस्तों को लेकर आ जाना। अरे मैं तो कहती हूँ पूरा ऑफिस उठाकर ले आना, सभी के लिए बादाम शेक बनाकर तैयार रखूंगी मैं। ऐसे ही शाम को निकिता के घर रोहन के ऑफिस के फ्रेंड्स आते हैं और निकिता सभी के लिए बादाम शेक बनाती है और सभी साथ बैठकर बादाम शेक पीते हैं। सभी को बादाम शेक बहुत पसंद आता है। तभी रोहन का एक दोस्त निखिल निकिता की तारीफ करते हुए बोलता है, अरे यार, बादाम शेक तो बहुत टेस्टी है। इतना टेस्टी बादाम शेक तो किसी रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलता। अरे भाभी, मैं तो कहता हूँ आप बादाम शेक का बिजनेस चालू कर लीजिए। अरे बहुत बढ़िया चलेगा, हमें भी नौकरी पे रख लेना। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, आजकल तो हर कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस करना ही चाहता है और मेरे हाथ में भी इतना अच्छा टैलेंट है, तो क्यों ना मैं अपने फ्यूचर में बादाम शेक बनाने का काम शुरू करूं। बात आपकी एकदम सही है भाभी, अपने काम का अलग ही मजा है। अरे किसी का बड़ा नौकर बनने से बढ़िया खुद का छोटा मालिक बन जाओ। क्या बात है, भाभी से मिलते ही इतना ज्ञान की बातें कहाँ से आ गई मेरे दोस्त के अंदर। वैसे तो दिन भर यहाँ वहाँ की बातें करता रहता है, तेरी बात में आज तक कभी भी कोई समझदारी वाली बात नजर ही नहीं आई मुझे। पर आज तुझे इतनी ज्ञान वाली बातें कर देख कर मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं मेरे दोस्त। अरे भाई, मैं समझदारी की बातें समझदार लोगों के आगे ही करता हूँ और तुम ठहरे बेवकूफ। तुमसे बात करके भला क्या फायदा। अच्छा, तो मतलब उल्टा चोर कोतवाल को ही डांटे, खुद तो बेवकूफ है, उल्टा हमें बेवकूफ बोल रहा है। बेटा, मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ, कहीं भी जाता है तो अपने आप को इतना इंटेलिजेंट बताने की कोशिश करता है जैसे पूरे ग्रुप में सबसे समझदार तू ही हो। वैसे निखिल ने जो भी कहा ना बिल्कुल ठीक कहा, और निखिल की बातों से साफ समझ आता है कि वो कितने समझदार हैं। देखा, अब तो भाभी ने भी कह दिया, इसका मतलब मैं ही समझदार हूँ। ऐसे ही हंसी मजाक में वक्त बीतने लगता है। ऐसे ही एक दिन गांव से निकिता की सास मंजू आती है और निकिता अपनी सास के पैर छूती है। बस बस, अब ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, जा जल्दी से मेरे लिए कुछ ठंडा से बना कर ला, बाहर बहुत गर्मी है। निकिता अपनी सास के लिए बादाम शेक बना कर लाती है और अपनी सास को पीने के लिए देती है। बादाम शेक देखकर निकिता की सास को गुस्सा आ जाता है और वो निकिता से बोलती है, अरे ये क्या बनाकर लेकर आ गई, तेरा दिमाग तो ठीक है ना निकिता बहू, तुझे तो पता है ना कि मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे तुझे पसंद हो गए बादाम शेक, मुझे नहीं। सासू माँ, फिर आप ही बताइए कि आपको क्या पीना है, चाय, कॉफी या फिर शरबत। हे भगवान, आजकल की बहुओं को तो अपनी सास की पसंद और नापसंद के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। ऐसे कौन से बुरे कर्म किए थे मैंने जो मेरी किस्मत में ऐसी बहू लिखी थी। निकिता बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम को जब रोहन ऑफिस से घर आता है तो वो अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हो जाता है। सभी लोग साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। इसी बीच रोहन अपनी बीवी की तारीफ करते हुए बोलता है, अरे निकिता, तुम्हें पता है ऑफिस में अब हर कोई तुम्हारे हाथ के बादाम शेक की तारीफ कर रहा है। जब से ये लोग तुम्हारे हाथ का बादाम शेक पीकर यहाँ से गए हैं ना, तब से तो पूरे ऑफिस में ढिंडोरा पिट गया है कि हम दोनों बादाम शेक बेचने का काम शुरू करने वाले हैं। तुम्हारे दोस्त भी ना सच में बड़े ही कमाल के हैं। अरे रोहन बेटा, अपनी बीबी को इतनी छूट मत दे कि आगे चलकर तुझे ही दिक्कत हो जाए, और अपने दोस्तों से मिलवाने की क्या जरूरत है। आजकल की औरतों का कोई भरोसा नहीं होता है। अगर ये थोड़ा बहुत भी पढ़ लेती है ना तो चरित्रहीन होकर ना इन्हें घूमने में समय नहीं लगता। अरे माँ, एक औरत होकर कम से कम दूसरी औरत के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल तो मत करो तुम।
और मेरी इज्जत है, और मेरी इज्जत पर इस तरह से आरोप मत लगाओ। मैं अपनी पत्नी के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता हूँ। ठीक है बेटा, आज तो तुझे मेरी बातें बुरी लग रही है ना। जब वो तेरी नाक कटवाएगी ना, तब तुझे मेरी बातें सही लगेंगी। और हाँ, तब तक तो वो भाग भी चुकी होगी। सास अपनी बहू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, इसीलिए वो आए दिन निकिता को किसी न किसी कारण से नीचा दिखाने की कोशिश करती ही रहती थी। ऐसे ही एक शाम रोहन ऑफिस से घर आता है। रोहन का उतरा हुआ चेहरा देखकर निकिता काफी परेशान हो जाती है और उसे पानी का ग्लास देते हुए बोलती है। क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? सब ठीक तो है ना? यार निकिता, क्या बताऊं तुम्हें, ऑफिस में आजकल बहुत ज्यादा ड्रामे हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि मैं ज्यादा समय तक ऑफिस में काम कर पाऊंगा। ऑफिस में जिस तरह का माहौल चल रहा है ना, मुझे लगता है कि मेरा सैलरी इंक्रीमेंट का कोई चांस नहीं है। मैं बात तो कर रहा हूँ उनसे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कुछ हो पाएगा। अरे कोई बात नहीं, ये सब तो होता रहता है। जीवन में उतार चढ़ाव आना तो आम बात है, और इतनी छोटी छोटी चीजों से हमें हारना नहीं चाहिए। अरे निकिता, बात वह नहीं है। बात यह है कि इस घर में कमाने वाला सिर्फ अकेला मैं ही हूँ, और अगर मेरी नौकरी चली जाती है तो फिर मैं क्या करूँगा? घर की सिचुएशन तो धीरे धीरे खराब होती जाएगी ना। इतना बोलकर रोहन फिर से उदास हो जाता है। इसके बाद निकिता अपने पति को समझाती है और बोलती है। देखो यार, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और वैसे भी अगर जॉब चली भी जाती ना, तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन तो है ना। मैं सच में चाहती हूँ कि मैं खुद का बादाम शेक वाला काम शुरू करूँ। लोगों को मेरे हाथ का बादाम शेक बहुत पसंद आता है, और मुझे पूरा यकीन है कि भगवान की कृपा से हमारा ये काम भी बहुत अच्छा चलेगा। वैसे तुम ठीक कह रही हो निकिता, आखिर ये नौकरी कब तक करता रहूंगा मैं? और वैसे भी प्राइवेट नौकरी का कोई भरोसा नहीं है। आज है कल नहीं है। तुम चिंता मत करो, कहीं से भी पैसों का इंतजाम करके तुम्हारे लिए बादाम शेक का कार्ड शुरू करवा देता हूँ। उसके बाद हम दोनों पति पत्नी मिलकर बादाम शेक बेचेंगे। अरे बेटा, तू मेरी बात मान ले और कोई और दूसरी नौकरी ढूंढ ले। अरे क्या जरूरत है निकिता को बादाम शेक बेचने की? अरे वो घर की बहू है, और घर की बहू घर में रहे तो ज्यादा अच्छा होता है। सासू माँ, आप भी कैसी बातें करने लगती हो? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? अरे मेरी शादी को इतने साल हो गए हैं, आज तक मैंने कभी ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे रोहन को मुझ पर शर्मिंदगी महसूस हो। निकिता, तुम माँ की बात को बिल्कुल भी दिल पर मत लेना। इनका तो काम ही है बोलने का। तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही बादाम शेक बेचने का कार्ड खुलवाने की कोशिश करता हूँ। ऐसे ही अब रोहन की नौकरी चली जाती है। नौकरी जाने के बाद निकिता बादाम शेक बेचने का प्लान बनाती है, जो दोनों पति पत्नी को काफी ज्यादा पसंद भी आता है। ऐसे ही अब निकिता और रोहन दोनों मिलकर मार्केट में बादाम शेक बेचने लगते हैं। अरे बहन जी, जरा एक गिलास बादाम शेक देना। आपके हाथ का बादाम शेक बहुत टेस्टी होता है, और मुझे भी आपके हाथ का बादाम शेक बहुत पसंद है। और जिस हिसाब से आप बेचती हो ना सस्ते में, वो तो देखकर दिल खुश हो जाता है। अगर आपकी जगह मैं होता ना, तो कम से कम 100 या 200 लेता इसके। आपकी बात बिल्कुल ठीक है भाई साहब, लेकिन हमें अपने ग्राहकों के बारे में भी तो सोचना है ना। हर किसी के पास इतने पैसे तो नहीं होते हैं कि वह बादाम शेक पी सके। इसलिए हम दोनों ने सोचा है कि हम हमेशा बादाम शेक को 50 रुपए में ही बेचेंगे, ताकि बच्चा हो या बड़ा हर कोई बादाम शेक पी सके। दोनों पति पत्नी के ऐसे विचार से आसपास के सभी ग्राहक बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसे ही रोज निकिता और रोहन की अच्छी बिक्री होने लगती है, और दोनों पति पत्नी की पटरी से उतरी हुई गाड़ी फिर से पटरी पर आ जाती है, और उनका जीवन खुशहाल हो जाता है। मदन पूरा दिन अपना जुए में निकालने के बाद शाम को घर में घुसता है, जिसके चलते उसकी पत्नी माला उस पर चिल्लाते हुए कहती है। आ गए पैसा उड़ाकर। अरे तुम्हें जरा शर्म नहीं आती? गरीबी में आटा गीला करने वाले काम करते हुए यहाँ हमारे पास खाने के लाले पड़े हुए हैं, और तुम घर की कोई ना कोई चीज रोज ही जुए में हाराते हो। ये घर मेरा है और यहाँ की सारी चीजें मेरी है। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? और देखना, ये गरीबी ऐसे तो जाएगी नहीं, लेकिन जिस दिन मैं कुछ बड़ा जीत गया ना, तो देखना ये गरीबी दोबारा कभी मुड़ कर नहीं आएगी। गरीबी के दिन तो तब जाएंगे ना, जब तुम अपना ये जुआ खेलना बंद करके हमारे परिवार पर ध्यान दोगे। बेटी बड़ी हो गई है, दूसरों के घरों में जाकर काम करती है, तब जाकर इस घर का गुजारा चल रहा है, लेकिन तुमको इस चीज की भी शर्म नहीं है। उसको कमाने लायक मैंने ही करा है,
तो अब कमा कर भी तो मुझे ही देगी ना, इसमें क्या बुराई है। और हट यहाँ से, मुझे बर्तन दे, दांव पर लगाने हैं। मदन की जुए की आदत उसके और उसके परिवार को खोखला कर रही थी। आए दिन घर की कुछ न कुछ चीज वो बेचता रहता। ऐसे ही आज भी वो घर के कुछ बर्तन उठाकर ले जा रहा था। तभी उसकी बेटी संध्या घर आती है और उसको ऐसे करते हुए देखकर कहती है, बाबा ये क्या कर रहे हो? हमारे पास गिनती के बर्तन बचे हैं, आप उनको भी जाकर जुए में हारना चाहते हो। एक तो हम वैसे ही गरीब हैं, ऊपर से आप इस गरीबी में जुए की आदत पाल कर बैठे हैं। जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई है हमारी। चुप कर, 4 पैसे क्या कमाने लगी, तू मेरे ऊपर रौब दिखाती है। ये सारी चीजें मैं इस घर में लाया था और अब मैं ही इनको लेकर जाऊंगा, समझी तुम? नहीं बाबा, मैं आपको ये सब नहीं ले जाने दूंगी। संध्या मदन को रोकने लगती है, लेकिन मदन उसको धक्का मारकर चला जाता है। धक्के के कारण उसके सर पर चोट आ जाती है। तभी उसकी माँ उसे संभालते हुए उठाती है और माला कहती है, मेरी बच्ची, तू भी किस इंसान को रोकने की कोशिश कर रही थी जो जुए में अपना ईमान तक हार चुका है। ये जुआ हमें बर्बाद कर देगा। नहीं माँ, देखना, बाबा को अपनी गलती का एहसास होगा। इस गरीबी ने उनका दिमाग खराब कर दिया है। जब उनको अकल आ जाएगी ना, वो अपनी बुरी आदत छोड़कर हमारा साथ देंगे। हम इन गरीबी के दिनों से बाहर जरूर निकलेंगे। ना जाने वो दिन कब आएंगे मेरी बच्ची। घर के बर्तन तो जा चुके थे, जिसके कारण अब माला अपनी बेटी संध्या को खाना एक अखबार के टुकड़े पर परोसती है और बोलती है, बेटा यही है अब घर में, बर्तन तो तेरे बाबा ले गए। कोई नहीं माँ, हम गरीबों के यहाँ इतना खाना बनता है कि हमें बर्तनों की जरूरत ही नहीं है। मैं ऐसे ही खा लूं। संध्या ऐसे ही खाना खाकर सोने चली जाती है। रात के लगभग 12 साढ़े 12 बजे मदन नशे में धुत घर आता है और घर का दरवाजा पीटते हुए कहता है, अरे दरवाजा खोलो, अरे मैंने कहा दरवाजा खोलो। अरे कहाँ मर गई माँ बेटी? जुए में बर्तन क्या हार किया, मुझे तो घर में ही नहीं घुसने दोगी क्या? अरे उठो, दरवाजा खोलो। मदन घर के बाहर ऐसे तमाशे कर रहा था और अंदर ये सब सुनकर संध्या डरते हुए अपनी माँ माला से कहती है, माँ, बाबा पीकर आए हैं, अब वो नशे की हालत में जरूर तमाशा करेंगे। हम क्या करें? तू डर मत मेरी बच्ची, मैं दरवाजा ही नहीं खोलूंगी। सुबह देखते हैं क्या होगा। माला दरवाजा नहीं खोलती और मदन कभी दरवाजे पर ईंट मारता तो कभी कुछ फेंक कर मारता, लेकिन दरवाजा ना खोलने पर वो दरवाजे के बाहर ही नशे की हालत में सो जाता है। अगली सुबह जैसे ही माला दरवाजा खोलती है तो मदन उठकर आता है और एक थप्पड़ मारते हुए कहता है, तेरे कारण मैं पूरी रात घर से बाहर रहा, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरे ही घर से मुझे ही बाहर किया ना, अब तुम दोनों के पास ही घर ही नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर मदन घर में आकर घर के कागजात ढूंढने लगता है। ये देखकर माला और संध्या कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? ले दे के ये एक कमरे का घर है हमारे पास, आप इसको भी दांव पर लगा देंगे तो कहाँ जाएंगे हम? पापा माँ ठीक कह रही हैं। आप ये जुए की आदत क्यों नहीं छोड़ देते? घर के हाल देखिए, हम इतने गरीब हैं। घर में अब सिवाय बिस्तर के कोई कीमती चीज हमारे पास नहीं बची है। सब कुछ आपने जुए में हार लिया है। अब अगर घर भी हार गए तो हम तो सड़क पर ही आ जाएंगे। ये घर मेरा है और मैं इसको दांव पे लगाऊं, चाहे जो करना है करूं। तुमको क्या? तुमको जो करना है कर लो। मदन घर के कागज लेकर घर के बाहर चला जाता है। ये देखकर माला अपने घर के बाहर बैठकर रोने लगती है। शाम को मदन जुए में अपने घर को हारता तो नहीं है, बल्कि थोड़े पैसे जीत जाता है, जिसके बाद वो खुश होते हुए अपने साथियों से कहता है, आज मैं जीत गया, देखा तुमने, मैंने अपना घर बचा लिया, मैं भी जीत सकता हूँ। मदन अपने जुए में जीते पैसे और घर के कागजात लेकर आ जाता है, जिसके बाद वहाँ बैठे जुआरियों में एक शक्ति नाम का आदमी कहता है, बेटा आज तो तुझे मैंने जीतने दिया, क्योंकि मुझे ना तुझसे जो चीज चाहिए है उसके लिए मुझे तुझे चारा डालना था और मैंने वो चारा तुझे जितवा कर डाल दिया। मदन हाथों में कागज और पैसे लिए घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, ये देखो तुम दोनों, नकारा समझा था ना मुझे, ये देखो मैं जीत कर आया हूँ आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे कोई बहस नहीं करनी तुम लोगों से। ये पकड़ पैसे और आज कुछ अच्छा बना
तुम्हारे जुए में जीती कमाई से हमें कुछ नहीं खाना। मेरी रसोई में इस पैसे से कुछ नहीं बनेगा। गरीब हूँ, 2 टाइम भूखी रहकर जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन गलत तरीके से कमाए पैसे से खरीद कर कुछ नहीं खाऊंगी। माँ सही कह रही है बाबा, आप ये जुआ खेलना छोड़ क्यों नहीं देते? फिर देखना, हम तीनों मेहनत करेंगे और हमारे हालातों को भी सुधारेंगे। तुम गरीबी में ही मरने लायक हो। मत लो पैसा, मैं बाहर जाकर खा लूंगा और बाकी के पैसे से कल जुआ खेलूंगा और ये घर के कागज भी नहीं दूंगा। मरो जाकर। इतना बोलकर मदन चला जाता है। बेचारी संध्या और माला दूसरों के घरों में काम कर कर के ही 2 वक्त का खाना जुटा पाती थी और बाकी का बचा हुआ पैसा मदन किसी न किसी तरह उनसे लेकर जुए में उड़ा देता था। और एक शाम वो फिर से अपने उन्हीं जुआरी साथियों के साथ जुआ खेलने बैठता है। वो सब पैसे हार चुका था। ये देखकर उसके साथ बैठा शक्ति उसे उकसाते हुए कहता है, अब क्या है तेरे पास दाव पर लगाने को? पैसा हार गया, अब क्या लगाएगा? अपना घर। मेरे पास घर के कागज है, वो लगाऊंगा दाव पर। मदन अपने घर के कागज भी दाव पर लगा देता है। वो भी शक्ति से जुए में हार जाता है, जिसके बाद शक्ति उससे कहता है, अब बचा क्या है तेरे पास? अरे मैं भी कितना पागल हूँ, अब क्या बचा है तेरे पास? कुछ भी नहीं। घर भी गया, पैसे भी गए, बर्तन भी गए। अब घर वालों को थोड़ी दाव पे लगाएगा। इसकी बेटी कोई सामान थोड़ी है जो उसको दाव पे लगा देगा। ये लगाऊंगा, इस बार मैं अपनी बेटी को दाव पर लगाऊंगा और देखना, मैं सब जीत जाऊंगा। अपना घर, पैसा, सब कुछ। ठीक है, फिर बिछा पत्ते। मदन दोबारा पत्ते बांटता है और इस बार भी वो शक्ति को जुए में अपनी बेटी को हार जाता है। आखिर शक्ति ने जो चाहा था वो मदन से करवा लिया, जिसके बाद शक्ति सीधा मदन के घर जाकर संध्या को बुलाते हुए कहता है, संध्या, ओ संध्या, बाहर निकल। आखिर आज तो मेरी हो ही गई। शक्ति की आवाज सुनकर संध्या और माला घर से बाहर निकलती हैं, तो शक्ति संध्या का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगता है। ये देखकर माला और संध्या कहती है, शक्ति छोड़ मेरा हाथ छोड़, वरना चिल्ला चिल्ला कर सारे मोहल्ले को इकट्ठा कर दूंगी। शक्ति छोड़ मेरी बेटी को। तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी को जबरदस्ती ले जाएगा। शक्ति हाथ नहीं छोड़ता तो संध्या उसके हाथ पर काट लेती है, जिसके बाद वो खुद को छुड़वाकर अपनी माँ के पास भागती है और माला उसको अपने पीछे छुपाते हुए कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? ये हिम्मत तो मुझे इसके बाप ने दी है। जुए में हार गया वो संध्या को मुझसे। अब से संध्या मेरी है, समझी? क्या जुए में मैं कोई चीज नहीं हूँ जिसे उन्होंने दाव पर लगा दिया और तुमने जीत लिया। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जाएगी तो सही, वरना मैं जबरदस्ती उठा के ले जाऊंगा। शक्ति संध्या को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन मोहल्ले वाले आकर माला और संध्या की मदद करते हैं। तभी माला की पड़ोसन विमला उससे कहती है, अरे कब तक चुप रहेगी माला? आज इस जुए ने तेरी बेटी को एक चीज बना दिया। अब तो अपने पति को सबक सिखा। जा जाकर पुलिस कंप्लेंट कर, ताकि ये शक्ति और तेरा जुआरी पति मदन पुलिस के हत्थे चढ़ सके। हाँ माँ, अब बस बहुत हुआ। इस जुए ने बाबा का दिमाग खराब कर दिया है, इसीलिए उनको समझ ही नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। अब उनको सजा देनी ही पड़ेगी। माला सबकी बातें सुनने के बाद पुलिस को कॉल करती है और अपने पति को घरेलू हिंसा करने और अपनी ही बेटी को सामान की तरह जुए में हारने के लिए जेल भिजवाती है। मदन के साथ पुलिस शक्ति को भी अरेस्ट करती है और दोनों को कड़ी सजा देती है। इसके बाद माला भले ही अपनी गरीबी में अकेले रहती है, लेकिन कम से कम उसके पास अब एक ऐसे पति की जिम्मेदारी नहीं थी जिसने ना तो पति होने का फर्ज निभाया हो और ना ही पिता होने का। निर्मला अपने परिवार वालों के साथ कानपुर में रहती थी। एक रोज सुबह के समय निर्मला का बेटा राजीव, बेटी राशि और बहू शीला डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे होते हैं कि तभी निर्मला बाहर से घर आती है और सभी लोगों से कहती है, तुम लोग कितने आराम से बैठे नाश्ता कर रहे हो, कभी घर के बारे में भी सोच लिया करो। क्या हुआ माँ, आप सुबह सुबह इतना क्यों भड़क रही हो? कुछ हुआ है क्या? भड़कू ना तो क्या करूँ, अभी मैं बाहर से आ रही हूँ। सबके घरों में सजावट हो गई, केवल हमारे घर को छोड़कर, क्योंकि हमारे घर के लोगों को अपने काम से फुर्सत ही नहीं है। बेचारे अपने काम में इतने बिजी रहते हैं कि त्योहार का भी होश नहीं रहता। क्या माँ, आप भी सुबह सुबह किसके घर सजावट देखा है?
जो आकर हम पर बरस रही हो। तू तो चुप ही रह, तेरे पास अपने आप को देखने और अपने फोन को देखने से फुर्सत ही कहाँ है। तू जो घर का कोई काम देखेगी, तू तो है ही एक नंबर की कामचोर। माँ, आप गुस्सा करने की जगह हमें काम बता दो कि हमें क्या करना है, हम सब कर देंगे। देखो, दिवाली में कुछ ही दिन बचे हैं, मुझे अपना पूरा घर अच्छे से सजा हुआ चाहिए। मैं चाहती हूँ कि जब दिवाली पर रिश्तेदार हमारे घर हमसे मिलने आए तो हमारे घर की साज सजावट देखकर दंग रह जाएं। माँ जी, आपकी बात सुनकर मेरा दिल कर रहा है क्यों ना इस बार हम लोग खरीदी हुई चीजों से अपना घर सजाने के साथ साथ थोड़ा सा वेस्ट मटेरियल भी यूज करें, क्योंकि उसकी सजावट ज्यादा दिन तक रहेगी। वैसे माँ, शीला का आइडिया बुरा नहीं है और आपको पता नहीं है, लेकिन शीला को वेस्ट मटेरियल से बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनानी आती हैं, जो आपकी इन खरीदी हुई चीजों से ज्यादा अच्छी होंगी और बहुत लंबे समय तक भी चलेंगी। कोई जरूरत नहीं है, मुझे सारी चीजें अच्छी और महंगी चाहिए जिसे देखकर लोग देखते ही रह जाएं। और बहू, उसके लिए तुम्हारा ये वेस्ट मटेरियल वाला आइडिया काम नहीं आएगा, इसलिए तुम अपना ये आइडिया अपने छोटा सा घर सजाने में लगाओ। माँ, हर जगह पैसे का शो करना जरूरी नहीं होता, लेकिन आपको कौन समझा सकता है। राजीव इतना कहकर गुस्से में ऑफिस के लिए निकल जाता है और शीला अपने घर के कामों में लग जाती है और अपनी सास की कहे अनुसार वो मार्केट जाकर बहुत सारा साज सजावट का सामान खरीद कर लाती है, जैसे लाइटिंग वाली लड़ियाँ, फ्लोटिंग मोमबत्ती, दिए और भी बहुत कुछ, जिन्हें देखकर उसकी सास निर्मला बहुत ज्यादा खुश होती है और अपनी बहू से कहती है, हाँ, अब किया ना तूने मेरी पसंद का काम। देख कितना अच्छा लग रहा है सारा सामान। सोच, जो सामान देखने में इतना अच्छा लग रहा है, उससे जब पूरा घर सजेगा तो कितना अच्छा लगेगा। हाँ माँ जी, आपकी बात सही है, ये सब चीजें अच्छी हैं। मैंने कब बोला कि अच्छी नहीं है, लेकिन सभी चीजें अपने आप सुंदर लगेंगी। और मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट का पूरा कोर्स किया हुआ है माँ जी, तो उसमें घर सजाने का बहुत अच्छा सामान बनाना सीखा है। शायद ये उसमें भी अच्छे लगे। नहीं बहू, तू तो रहने ही दे। मैं अपने घर की दिवाली साज सजावट और अच्छी महंगी चीजों से करूँगी, जिससे देखकर लोग दंग रह जाएं। माँ जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि हमारे घर की सजावट किसी के घर जैसी नहीं होगी। बस इस बार आप मुझे सजावट आर्ट एंड क्राफ्ट और वेस्ट मटेरियल को यूज करके करने दीजिए। देखना, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा, साथ ही कुछ नया भी हो जाएगा। बहू, अगर तू इतना ही कह रही है तो एक काम कर, तू अपना पूरा रूम अपने तरीके से सजा ले, तुझे जैसे सजाना है, लेकिन बाकी पूरा घर तो मेरे तरीके से ही सजाया जाएगा। माँ जी, अब कमरे में देखने कौन आएगा? जो भी लोग आएंगे वो तो हॉल में ही बैठेंगे ना, तो अच्छे से सजाने वाली जगह तो वही है ना। तभी तो मैंने बोला कि वो दोनों जगह मेरी पसंद की सजेंगी। निर्मला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और शीला अपनी सास की बातें सुनकर उदास होकर सोफे पर बैठ जाती है। तभी उसकी ननद राशि वहाँ आती है और उसे हंसते हुए कहती है, भाभी, आपको माँ की बात सुनकर दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपकी और माँ की सारी बातें सुन ली है। तो मैं क्या करूँ राशि? माँ जी तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मैंने कहा था उनसे कि आधा घर हम मार्केट से सजाने वाली चीजों से सजा देंगे और आधा आर्ट एंड क्राफ्ट से बनी चीजों से सजा लेते हैं। मैं सच बोल रही हूँ राशि, मैंने पूरा कोर्स किया है आर्ट एंड क्राफ्ट का। घर सजाने वाली चीजों को बहुत अच्छे से बनाना जानती हूँ। भाभी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, इसलिए बोल रही हूँ कि आप पूजा घर और अपना कमरा अपने तरीके से सजा लीजिए और बाकी घर माँ के तरीके से। उन्हें मत बताइए, क्योंकि अगर आप उनसे पूछेंगी तो वो हाँ नहीं बोलने वाली। माँ जी को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगी, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता। गुस्सा तो तब करेंगी ना जब उन्हें पता चलेगा। आपने ही तो कहा कि आप बहुत सुंदर घर सजाने का सामान बना लेती हो, फिर बस डरना किस बात का है। अपनी ननद राशि की बात सुनकर शीला को एक नई उम्मीद मिलती है और वो उसकी बात मानकर अपने घर को अपनी सास की मर्जी की साज सजावट के साथ साथ अपने पसंद की वेस्ट मटेरियल की बनाई हुई चीजों से भी सजाना शुरू कर देती है, जिन्हें देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि वो सारी साज सजावट की चीजें वेस्ट मटेरियल से बनी हुई हैं। ऐसे ही समय बीतता है और दिवाली का दिन आ जाता है। निर्मला अपने पूरे घर की साज सजावट को देखकर बहुत खुश होती है और शाम के समय सभी घर वाले मिलकर लक्ष्मी पूजन कर रहे होते हैं। तभी निर्मला के जेठ राजेंद्र और जेठानी सीमा वहाँ आते हैं और मंदिर की साज सजावट को देखकर निर्मला से कहते हैं, क्या बात है निर्मला, तेरे तो पूरे घर की सजावट बड़ी अच्छी लग रही है।
एक अलग ही चमक है इस बार तो तेरे घर की सजावट में। जेठानी जी वो तो होगी ही ना, मैंने सभी साज सजावट की चीजें महंगी और अच्छी मंगवाई है। अब पैसा लगाओगे तो वैसी ही चीज मिलेगी ना। हाँ ये बात तुमने सही कही, सब पैसे का ही कमाल है। पैसे से ही सारी चीजें सुंदर लगती हैं। वैसे भी त्योहार के समय तो और भी 4 गुना ज्यादा महंगी हो जाती हैं सारी चीजें। उसके बाद भी तुमने सारा घर इतना अच्छे से सजाया, ये चीज तारीफ के काबिल है। जो भी है, लेकिन इस बार तेरे घर की दिवाली की सजावट देखकर हमारा दिल खुश हो गया। सच में तेरी बहू ने बड़ा बढ़िया सजाया है पूरे घर को। सामान भी बहुत अच्छा लेकर आई है, बिल्कुल नेचुरल सा लग रहा है। लग ही नहीं रहा कि कहीं से खरीदा हुआ है। जेठानी जी बहू ने क्या किया है, घर बहू के सजाने से थोड़ी ना चमक रहा है, वो तो अच्छी और महंगी सजाने वाली लाइटिंग, फ्लावर्स, लड़ियों से चमक रहा है। नहीं माँ, आप गलत कह रही है, बड़ी मम्मी सही कह रही है। ये मंदिर और लगभग घर का सारा हिस्सा आपकी महंगी चीजों से नहीं बल्कि भाभी के वेस्ट मटेरियल की चीजों से यूज करके बनाया हुआ है। फिर चाहे वो लाइटिंग वाला झालर हो या लाइटिंग फ्लावर पॉट, नेचुरल रंगों और किचन की चीजों का इस्तेमाल करके बनाई हुई रंगोली हो, एवरीथिंग सब भाभी ने किया है। तू सच बोल रही है राशि बेटा? ये सब कुछ बहू ने अपने हाथों से बनाया है क्या? यकीन ही नहीं हो रहा। कितनी सुंदर लग रही है सारी चीजें, जैसे बाहर से महंगे दाम में खरीदी हो। हाँ बड़ी मम्मी, ये सब चीजें भाभी ने अपने हाथों से बनाई है, वो भी घर की चीजों का यूज करके। और सजावट ज्यादा दिन भी चलेगी, जल्दी खराब नहीं होगी और ज्यादा पैसे भी नहीं लगे। ये तो बड़ी अच्छी बात है, कम पैसे में इतनी अच्छी सजावट हो गई। तुझे तो खुश होना चाहिए निर्मला, कितनी समझदार और गुणवान बहू मिली है। लेकिन मेरे मना करने के बाद भी बहू ने अपनी मर्जी से ये साज सजावट क्यों की? दिए हुए पैसों का क्या किया? अपने मायके भिजवा दिए क्या? भाभी ने सारी सजावट अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मेरे कहने पर की है, क्योंकि आपको उन पर भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे था। और आखिर में देखो, सबको घर की चीजों से बनाई हुई साज सजावट बहुत पसंद आई। और ईमानदारी से बताइए, आपको नहीं पसंद आई? उन्होंने ये सब आपका दिल जीतने के लिए किया है बस। और हाँ, आपके दिए हुए पैसे उन्होंने मायके नहीं भिजवाए बल्कि गरीबों में मिठाई खरीद के बंटवा दी है। अपनी बेटी की बात सुनकर निर्मला को अपनी गलत और छोटी सोच पर बहुत पछतावा होता है, जिसके बाद वो अपनी बहू को गलत समझने और उसे गलत बोलने के लिए माफी मांगती है और उसकी की हुई पूरे घर की साज सजावट की बहुत तारीफ करती है। साथ ही मोहल्ले वालों को भी बुलाकर दिखाती है। अपनी सास के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर शीला को बहुत खुशी होती है और इस तरह से शीला की मेहनत और दिवाली की साज सजावट सफलतापूर्वक पूरी हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।